Good morning, student. Today we'll start with the new topic, that is non-aromatic heterocycles. Now, first of all, the general discussion in case of non-aromatic heterocycles. The heteroatom in the non-aromatic heterocycles exhibit characteristic properties. Trivalent nitrogen inserts conformational properties in the ring due to its pyramidal inversion and lone pair of electrons. Introduction of oxygen atom into the ring produces strong dipolar effects, which are also called as anomeric effect, and sulfur causes effects due to the expansion of its valence shell. Now what we actually mean, या हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स हैं उनमें जो हेट्रो एटम प्रेजेंट है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है ऐसे कंपाउंड्स में पर्टिकुलरली शो करेगा. जैसे यूजुअली जो हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में या नॉन एरोमेटिक हों चाहे एरोमेटिक हों उनमें हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कंटेनिंग ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं. और यहाँ पर हम क्या स्टडी करते हैं कि जो ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन है वो किस प्रॉपर्टी की वजह से, पिरामिडल इन्वर्जन एंड प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो अपनी कन्फर्मेशनल प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करता है. ऐसे ही ऑक्सीजन जो है एनोमेरिक इफेक्ट या स्ट्रॉन्ग डाइपोलर इफेक्ट इंट्रोड्यूस करता है अपनी उपस्थिति की वजह से. और सल्फर जो है वो क्योंकि बड़ा एटम है तो उसमें एक्सपेंशन ऑफ वैलेंस शेल होगा क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अधिक हैं इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सो ऐसे केस में जब सल्फर प्रेजेंट है तो वहाँ पर वैलेंस शेल का भी एक्सपेंशन हुआ है. In addition to the characteristic atomic property, the heteroatom alters the geometry of the ring. अपनी characteristic atomic property के साथ साथ heteroatom की जो उपस्थिति है वो ring की geometry को भी alter करेगा. तो the heteroatom alters the geometry of the ring with respect to the alicyclic या carbocyclic analog by changing the bond distance, the bond angle adjacent to the heteroatom. यानी इस heteroatom की उपस्थिति जो रिंग में प्रेजेंट है वो अपने करस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड से किस प्रकार से ऑल्टर हुई है, ज्योमेट्री उस पर्टिकुलर रिंग की जो ज्योमेट्रिक है वो भी ऑल्टर हुई है. और जो ज्योमेट्री है वो किस बात पे निर्भर करती है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन बॉन्ड डिस्टेंसेस या बॉन्ड लेंथ कह लो. ऐसे ही बॉन्ड एंगल एडजेसेंट टू द हेट्रोएटम, यानी जो हेट्रोएटम के जुड़ा हुआ कार्बन एटम होगा वहाँ का जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड डिस्टेंस कहो, ऐसे ही जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो चेंज होते हैं. इसकी वजह से ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है. द ऑल्टरेशन may be small or large depending upon the number and nature of the heteroatom and their relative position. तो जो ज्योमेट्री है वो कितनी ऑल्टर होगी, कितना उसमें चेंज आएगा, ये किस पर निर्भर कर रही है, ये निर्भर कर रही है हेट्रोएटम का नेचर कैसा है, कितने नंबर ऑफ हेट्रोएटम्स प्रेजेंट हैं और उनकी रिलेटिव पोजीशंस क्या हैं. The striking difference that exists between the forces controlling the carbocyclic and the heterocyclic conformations are due to. अब जो changes इनमें आए हैं, जो striking differences हैं which exist between the forces जो कि carbocyclic और heterocyclic जो conformations हैं उनमें क्या changes आएंगे, किस वजह से changes आएंगे, उसको हम इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. जैसा पहला है टॉर्शनल इंटरैक्शंस. टॉर्शनल इंटरैक्शंस. टॉर्शनल इंटरैक्शन along the carbon heteroatom bond differ from those of the carbon-carbon bond. क्योंकि जब भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे
तो उसके काउंटर पार्ट जो हमारा कार्बोसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक पार्ट है, उससे ही उसको हम एज अ रेफरेंस मानते हुए स्टडी करेंगे। तो एक हेट्रो एटम के इंट्रोडक्शन की वजह से जो टॉर्शन है बिटवीन द एटम्स, या जो एक फ्रिक्शन कह लो, उस तरह से जो टॉर्शनल इंटरैक्शंस हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं। दैट मीन्स दे विल बी डिफरेंट फॉर कार्बन हेट्रोएटम बॉन्ड व्हेन कंपेयर टू दी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ऐसे ही नॉन बॉन्डेड इंटरैक्शंस, नॉन बॉन्डेड इंटरैक्शंस आर अगेन डिफरेंट इन द हेट्रोसाइक्लिक एंड कार्बोसाइक्लिक सिस्टम। Then third point is dipolar interactions. The presence of heteroatom increases the dipolar interactions. क्योंकि जब कार्बोसाइक्लिक की बात करते हैं तो सारे के सारे एटम्स जो हैं एक ही नेचर के हैं, तो वहाँ पर पोलैरिटी जो है वो मायने नहीं रखती है। पर as soon as the heteroatom is introduced, there occurs dipole interactions. और ये डाइपोल इंटरैक्शंस भी, जैसा कि हमने अभी बताया है, ये फ़र्क होगा फॉर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सो ऑन हेट्रो एटम्स की उपस्थिति की वजह से। एक हेट्रो एटम होगा तो अलग बिहेवियर होगा, मोर देन वन होगा तो अलग होगा, और किस पोजीशन पे प्रेजेंट है उनकी वजह से भी ये फर्क पड़ेगा। Next point is force constants. The force constants for the bond angle deformation of the heteroatoms are again different from those of carbon atoms. तो heteroatom का introduction जो है force constants में भी बदलाव लाएगा. Similarly, hydrogen bonding. Internal hydrogen bonding between hydroxyl group and heteroatoms can also influence the molecular conformations. तो यदि इंटरनली हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में और हेट्रोएटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो भी कन्फर्मेशंस जो हैं, मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशंस, उनमें परिवर्तन लाएगा या उसको इन्फ्लुएंस करेगा। नाउ वी कम टू द मेन thing which is actually strain in a molecule. What we say that torsional interactions होंगे, कुछ strain develop होगा, तो उसको हम अलग एक heading के अंदर उसको study करेंगे। तो the molecule preferentially exists in the more stable, energetically favorable, staggered conformation in which bonding attractive interactions are maximized. अब हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है वो किस बात पे निर्भर कर रही है कि जो भी मॉलिक्यूल है वो यदि डिफरेंट कन्फर्मेशंस में प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशंस में प्रेजेंट होता है, तो जो एनर्जेटिकली फेवरेबल पोजीशन होगी, जो स्टेबल पोजीशन होगी, वो एनर्जेटिकली फेवरेबल भी होगी। तो द मॉलिक्यूल प्रेफरेंशियली एग्जिस्ट्स इन the most stable, energetically favorable, staggered conformation in which bonding attractive interactions are maximized and the non-bonding repulsive interactions are minimized. Means staggered position ऐसी है जिसमें कि non-bonding repulsive interactions जो हैं वो minimum हो गए हैं, जिसकी वजह से वो molecule या जो conformation present है वो ज़्यादा stable हो जाएगी. The molecule cannot adopt the energetically unfavorable eclipsed conformation without the distortion of the normal bond angles and the bond distances because of the increased internal energy of the system. तो यदि उसको eclipsed conformation जो कि energetically unfavorable है उसको उसमें present होना है, तो वो तब तक possible नहीं होगा जबकि normal bond angles से डिस्टॉर्शन ना हो, ऐसे ही नॉर्मल बॉन्ड डिस्टेंसेस का डिस्टॉर्शन ना हो। और यदि ये दोनों चीज़ें होती हैं, जो उसका नॉर्मल बॉन्ड एंगल है और जो बॉन्ड डिस्टेंस है उससे वो डिस्टॉर्ट होता है, तो ऑब्वियसली जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सिस्टम विल बिकम लीस्ट फेवरेबल एनर्जेटिकली और अनस्टेबल हो जाएगा। When the bonds are forced to form cyclic structure of a molecule, causing deviation in the internal angle from the normal bond angle. जबकि cyclic structure बनाया जाता है तो bonds पे extra force लगाया जाता है जिसकी वजह से
वो अपने जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल्स हैं उसको चेंज करके एग्जिस्ट करें. बॉन्ड एंगल, द मॉलिक्यूल कैनॉट अटेन द फीचर of the staggered conformer. Thus, there exists strain in the molecule and the molecule is said to be strained. हम क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा यदि वो अपने नॉर्मल बॉन्ड एंगल से या अपने नॉर्मल बॉन्ड डिस्टेंसेस से बॉन्ड से भी डेविएट यदि करता है तो उस मॉलिक्यूल में क्या डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा. द डेविएशन of bond angle from the normal valence bond angle causing strain in the molecule is associated with the internal energy of the molecule. The greater bond angle deviation is associated with high energy and low stability of the molecule. तो बेसिकली ए मॉलिक्यूल कब स्ट्रेन होगा वो हम इस बात की स्टडी से पता लगा रहे हैं कि ये डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम द नॉर्मल वैलेंस बॉन्ड एंगल वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल को स्ट्रेन करेगा और स्ट्रेन करते ही इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल की है वो बढ़ जाएगी. ऐसे ही बॉन्ड एंगल का डेविएशन जो है क्योंकि वो हायर एनर्जी से रिलेटेड है और हायर एनर्जी बॉन्ड एंगल का डेविएशन किससे रिलेटेड है, लो स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल से रिलेटेड है. तो दैट मीन्स जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल डेविएट करेगा अपने नॉर्मल बॉन्ड एंगल से या अपने नॉर्मल बॉन्ड डिस्टेंसेस से उतना ही ज़्यादा वो हाई एनर्जी से एसोसिएटेड हो जाएगा और उसमें स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की कम हो जाएगी. बायर हैज़ प्रपोज्ड अ थ्योरी ऑफ स्ट्रेन that the deviation of an internal bond angle from the normal bond angle causes internal strain on the ring and the amount of deviation depends upon the size of the ring. तो जो बायर की स्ट्रेन थ्योरी थी उसने इस इंटरनल स्ट्रेन को, एनर्जी की एक्सेस को, नॉर्मल बॉन्ड एंगल से डेविएशन को, सबको किससे रिलेट कराया, साइज ऑफ द रिंग से रिलेट करा. तो जो बायर स्ट्रेन थ्योरी हाउएवर it is not consistent with the experiment results because it is based on wrong assumptions that all rings are planar. तो कहीं पर ये थ्योरी जो है थोड़ी बहुत फेल हो जाती है बिकॉज यहाँ पर ये अज्यूम किया है कि सारी रिंग्स जो हैं प्लेनर हैं. The strain theory is applicable to the smaller rings but not to the six-membered and large-membered rings because such rings are puckered and exist in a completely strain-free chair form. तो what we say is तो जो बायर की स्ट्रेन थ्योरी थी कि जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल का डेविएशन होगा, बॉन्ड डिस्टेंसेस का डेविएशन होगा, उतना ही ज़्यादा इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी और जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. और उसको किससे रिलेट करा, साइज ऑफ द रिंग से. और ये कहा गया और ये जो इसमें जो एक्सपेरिमेंटल जो भी थोड़ा एरर आता है वो इसलिए कि वो रिंग्स को प्लेनर अज्यूम किया गया. पर जब हम आगे चल के पढ़ते हैं कि जो स्मॉलर रिंग्स हैं वो तो इस थ्योरी को पूरी तरह से मतलब ये थ्योरी लागू हो जाती है. पर जो सिक्स मेंबर्ड हैं या लार्जर रिंग्स हैं दे डू नॉट फॉलो दिस स्ट्रेन थ्योरी. वाई? बिकॉज दे एग्जिस्ट इन अ स्ट्रेन फ्री चेयर फॉर्म एंड दे आर puckered. Thus, the concept of non-planar structures of the ring exists and the distortion of the bond angle is one of the contributing factors to the ring strain. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रेन है वो बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड डिस्टेंसेस के डेविएशन की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन जो है वो डेवलप हो जाता है. Now again we will discuss the factors about the ring strains. The ring strain that exist in the cyclic molecule can be considered to be contributed by the following factors. जो ring strain है cyclic molecules में that can be considered to be contributed मतलब कौन कौन से ऐसे factors हैं molecules में, cyclic molecules में जो कि इन strain जो ring में strain है उसमें contribution करते हैं. यानी रिंग का स्ट्रेन किन फैक्टर्स पर निर्भर कर रहा है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रेन होने की वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल जो है उसका कन्फर्मेशन जो है वो भी
चेंजेस आते हैं। सबसे पहले बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन या फिर क्लासिकल स्ट्रेन या फिर बायर स्ट्रेन, ये किस वजह से है? डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल। फिर है बॉन्ड स्ट्रेन, द ऑल्टरेशन ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस, दैट मीन्स स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड लेंथ या तो छोटा हो गया या बड़ा हो गया। फिर अगेन टॉर्शनल स्ट्रेन, एक्लिप्स स्ट्रेन या पिज्जा स्ट्रेन, फोर्स्ड डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट फेवरेबल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, पर अगर हम उससे डेविएट हो रहे हैं तो उसमें एक टॉर्शन डेवलप हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो अगेन responsible for the introduction of ring strain in a cyclic molecule. Non-bonded interactions, steric strain, the intramolecular van der Waals forces या फिर steric repulsions between the closely spaced atoms, यानी steric hindrances, basically steric hindrances की वजह से या इंट्रामोलिकुलर वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से भी स्टेरिक स्ट्रेन जो है वो भी रिंग को स्ट्रेन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगेन dipole-dipole interactions, the position of the non-bonded atoms that minimize dipole-dipole repulsion or maximize dipole-dipole attractions। तो नॉन बॉन्डेड एटम्स की उपस्थिति से या तो डाइपोल डाइपोल रिपल्शंस मिनिमाइज होंगे या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस जो है मैक्सिमाइज होंगे। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर अगेन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग स्ट्रेन in cyclic molecule, which in turn increases the internal energy affecting the molecular conformation. These factors are interdependent, मतलब कोई भी फैक्टर अपने आप में इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट नहीं करता, all factors are interdependent and change in any one of the factor affects the other and ultimately the molecular conformation। means हम ये कह सकते हैं not a single फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सारे फैक्टर्स कुल मिलाकर कोई कम कोई ज़्यादा दैट विल एक्चुअली अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। द मॉलिक्यूल विल अडॉप्ट सच कन्फर्मेशन इन विच सम ऑफ ऑल दीज स्ट्रेन इज एट मिनिमम, यानी ये मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। अब हम आते हैं बॉन्ड एंगल के स्ट्रेन पे। The deviation of the bond angle. The deviation of the bond angle from the normal value of the tetrahedral angle. Tetrahedral angle हमारा कितनी value है? 109 degrees 28 minutes. The deviation of the bond angle from the normal value of the tetrahedral angle causes strain within the ring, which in turn brings instability to the ring. The energy required to deviate the bond angle from the normal value is known as bond angle strain. तो bond angle strain actually क्या है? The energy required to deviate the bond angle from the normal value, मतलब जितनी energy उसमें लगी है normal value से उस bond angle की value को deviate करने में, that is actually the bond angle strain. So the deviation or the distortion of the bond angle alpha can be calculated from the given equation 1, that is alpha is equal to half of normal bond angle minus the actual bond angle, or in the generalized form it can be represented as half normal bond angle minus twice of n minus 2 upon 2 into 90, where n is the number of members in the rings. n जो है यहाँ पर कितने members present है या number of members in the rings है उसका कैलकुलेशन जो है वो बॉन्ड एंगल का डेविएशन जो है या वो बताएगा। तो द डेविएशन ऑफ द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन 3 membered ring and decreases with the increased ring size, minimum with 5 membered ring। मतलब अगर हम 3 membered और 5 membered ring को कंसिडर करें तो मैक्सिमम डेविएशन तो 3 membered स्मॉलर रिंग्स में ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है 5 membered की तरफ वो मिनिमाइज हो जाता है। The bond angle strain is particularly significant in smaller rings, 3 or 4 membered, while lesser significant or negligible in 5 and 6 membered ring. The bond angle strain is related to the bond angle deviation or bond distortion.
the bond angle strain, that is energy required to distort the bond angle from its normal value E, is proportional to the square of angle of deviation, and this can be represented by this equation third. So E is directly proportional to alpha square, whereas E is equal to k theta upon 2 alpha square kilojoules per mole, where k theta is the bond bending force constant having the value 0.0840. So E is equal to, comes out to be 0.042 alpha square kilojoules per mole. So the bond angle deviation of 5 degree and 10 degree requires 1 kilojoules per mole and 4 kilojoules per mole respectively. तो जो बॉन्ड एंगल डेविएशन यदि 5 डिग्री का हुआ है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ 1 किलो जूल्स पर मोल रफली, एंड अगर उसमें 10 डिग्री का डेविएशन हुआ है तो उसमें एटलीस्ट 4 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. नाउ नेक्स्ट वी कम टू बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकल्स, जो कि अभी हमने कहा था कि स्मॉलर रिंग्स में ज़्यादा बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है. तो द रिप्लेसमेंट ऑफ CH2 ग्रुप in a small ring cycloalkane by a heteroatom leads to the saturated small ring heterocycle and causes changes in the structural parameters. अब अगर हम 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड जो स्मॉलर रिंग्स हैं उसमें जब हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड स्पेशली पढ़ रहे हैं और 3 मेंबर्ड पढ़ रहे हैं, तो जो साइक्लोएल्केन की रिंग है उसमें हमने CH2 को किससे रिप्लेस कर दिया, एक हेट्रोएटम से रिप्लेस कर दिया. और हेट्रोएटम से साइक्लोएल्केन में यदि हमने CH2 की बजाय एक हेट्रोएटम को कर दिया तो इट विल लीड टू अ सैचुरेटेड स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकल. मतलब वो जो रिंग बनेगी वो सैचुरेटेड होगी लेकिन स्मॉलर रिंग होगी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बनेगी. तो इसकी वजह से क्या होगा, द स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हम कार्बन कार्बन बॉन्ड था, बॉन्ड एंगल भी कार्बन 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 था, लेकिन हेट्रोएटम के इंट्रोड्यूस होते ही क्या होगा, बॉन्ड का डिस्टेंस किसके बीच में होगा, हेट्रोएटम कार्बन के बीच में. ऐसे ही बॉन्ड एंगल किसके बीच में होगा, कार्बन हेट्रोएटम एंड देन कार्बन. तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे. तो द कार्बन हेट्रोएटम बॉन्ड डिस्टेंस आर ऑफन एप्रिशिएबली डिफरेंट फ्रॉम द कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस. वही चीज़ अभी हम कह रहे थे कि अब कार्बन कार्बन की बजाय जो बॉन्ड लेंथ है वो किसके बीच में हो गई है, कार्बन और हेट्रो एटम के बीच में. तो these distances are often different from the carbon-carbon bond distance. Similarly, the carbon-oxygen bond, carbon-nitrogen bond, they are shorter than the carbon-carbon bond. तो कार्बन-कार्बन बॉन्ड तो कितना है 1.54 एंगस्ट्रॉम्स है, पर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है और कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, उसकी वैल्यू इनसे डेविएट हो गई. The variation of the bond angles is less important for oxygen and nitrogen, but substantially it is different for कार्बन सल्फर कार्बन बॉन्ड एंगल. अर्लियर जब हमने स्टार्ट किया था तभी हमने कहा था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में तो, जैसे नाइट्रोजन के केस में तो जो पिरामिडल इन्वर्जन है, जबकि ऑक्सीजन के केस में पोलैरिटी की है. लेकिन जब हम सल्फर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल जो है वो साइज सल्फर एटम का बड़ा है, वैलेंस शेल का इंट्रोडक्शन होता है, इस वजह से जो बॉन्ड एंगल का वेरिएशन है वो किस में ज़्यादा डिफरेंट होगा, कार्बन सल्फर और कार्बन में, व्हेन कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन कार्बन के केस में. तो इन द स्मॉलर रिंग हेट्रोसाइकल्स, especially the third and fourth membered, bond angle strain is large and the ring strain is mostly due to the bond angle deviation. The ring strain in 3 and 4 membered heterocycles is approximately of the same magnitude and depends on the nature of the heteroatom than on the size of the ring. तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, the ring strain in 3 and 4 membered heterocycles is approximately of the same magnitude depends on the nature of heteroatom than on the size. मतलब 3 और 4 membered में हेट्रोएटम पर कम और रिंग के साइज पे ज़्यादा निर्भर कर रहा है. पर the introduction of unsaturation in the small ring heterocycles further increases the angle strain. अभी तो हमने जो बात करी थी वो सैचुरेटेड के बारे में बात करी थी, परंतु जैसे ही अनसैचुरेशन भी उस स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकल में इंट्रोड्यूस होगा तो ये जो एंगल का स्ट्रेन है वो और अधिक बढ़ जाएगा.
तो some molecular dimensions in saturated three-membered rings with their strain energies are given in this table. तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है? Molecular dimensions of saturated three-membered ring and their strain energies. अब हम जब यहाँ पर देख रहे हैं तो this is cyclopropane. Saturated है when compared to introduction of nitrogen atom, oxygen atom and sulfur atom. Now what we say is पहला जो है that is कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, दूसरा कार्बन और हेट्रो एटम का बॉन्ड लेंथ, थर्ड इज द कार्बन हेट्रो कार्बन एंगल, फिर अगेन कार्बन कार्बन लेंथ एंड कार्बन और उसका हेट्रो एटम का अगेन द लेंथ. तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज ये साइक्लिक कंपाउंड्स में है और ये इसके एसाइक्लिक एनालॉग्स है, उससे कंपेयर किया है और फिर स्ट्रेन को कैलकुलेट किया गया. तो जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें कितना है? 115 है. नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो 113 है. ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो स्ट्रेन जो है 114 है. परंतु सल्फर के इंट्रोडक्शन करते ही दिस बिकम्स 83. तो व्हाट वी से इज जो स्ट्रेन है मॉलिक्यूल का इन केसेस में, हमने अभी एक बात कही थी कि अगर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं तो जो एनालॉग्स हैं उससे यदि हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का कंपेयर करते हैं तो स्ट्रेन बहुत अधिक किस पर नहीं निर्भर कर रहा है? दोनों एटम्स पर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर. बेसिकली किस पे निर्भर कर रहा है? रिंग के साइज पर. लेकिन जैसे ही सल्फर का एटम इंट्रोड्यूस होता है वैसे ही हम देखते हैं कि स्ट्रेन जो है उसकी वैल्यू चेंज हो गई है. तो बेसिकली सल्फर कंटेनिंग में जो स्ट्रेन वैल्यू है, जो डेविएशंस हैं वो अधिक होने की वजह से वहाँ पर स्ट्रेन का इंट्रोडक्शन जो है वो भी बहुत अधिक हो जाता है. थैंक यू. नेक्स्ट वील रीड इन द नेक्स्ट